नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स लाया हूँ, जिसमें हम बहुत ही गहराई से इस हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी है और बहुत ही डिटेल में बनाया गया है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। उससे पहले आपको यह जानकारी लेना आवश्यक है कि साहित्य का इतिहास और साहित्य की आलोचना अर्थात साहित्य लोचन में क्या अंतर है। तो साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन में कुछ प्रमुख अंतर है जिसको आपको जान लेना चाहिए। उद्देश्य की अगर बात करें तो साहित्य का जो इतिहास है, इसका लक्ष्य अतीत की व्याख्या करके साहित्य के विकास क्रम को युगीन संदर्भ में स्पष्ट करना होता है, जबकि साहित्य का आलोचन या साहित्य की आलोचना का उद्देश्य किसी साहित्यिक कृति के गुण और दोषों की जांच कर उसका मूल्यांकन करना और उसका विश्लेषण करना होता है। तो एक में साहित्य के विकास क्रम को युगीन संदर्भ में स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का विकास कैसे हुआ, और आलोचना में साहित्यिक कृति की गुण दोषों की जांच कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर हमने ये देखा। दृष्टिकोण के आधार पर क्या अंतर। तो साहित्य के जो इतिहासकार होते हैं वो किसी कृति या व्यक्ति को हमेशा उसके युग, परंपरा और वातावरण के संदर्भ में देखते हैं, जबकि साहित्य के जो आलोचक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कृति या लेखक का जो मूल्यांकन है वह कर सकता है, बिना युगीन संदर्भ पर अधिक निर्भर हुए। विषय वस्तु और प्रयोग की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में देश, काल और युग विशेष के आधार पर साहित्य की संपूर्ण धारा का अध्ययन होता है, जबकि साहित्य लोचन में किसी विशेष कृति या लेखक की समीक्षा होती है जो गुणात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। अब कार्य विधि को देखा जाए तो इतिहासकार साहित्य की समग्रता, विविध युगों, परंपराओं और प्रवृत्तियों के विकास का विश्लेषण करता है, जबकि आलोचक जो होता है साहित्य आलोचन में साहित्य के स्थापित मानदंडों या नए मूल्यों के आधार पर कृति की आलोचना की जाती है। तो संक्षेप में कहा जाए दोस्तों, तो साहित्य का जो इतिहास होता है वह अतीत के सृजन को युग विशेष और परंपरागत संदर्भों में देखता है और उसके विकास की प्रक्रिया बताता है, जबकि साहित्य आलोचन मूल्यांकन की दृष्टि से कृति की विशेषताओं, सुंदरता, दोषों और प्रभावों की विवेचना करता है। इसलिए एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो दूसरा इसमें क्या विशेषता है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो यह जानने का प्रयास करता है। यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर दोनों की प्रकृति, दृष्टिकोण और उद्देश्य भिन्न होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हम देखेंगे, और इतिहास लेखन विद्वानों ने कई चरणों में किया है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के अनेक इतिहासकार और लेखक शामिल हैं। इस परंपरा में साहित्य के विभिन्न युगों, कवियों, साहित्यिक आंदोलनों और उनकी कृतियों का संकलन होता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक को सबसे प्रमुख और व्यवस्थित माना जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी ने
हिंदी साहित्य का पहला व्यापक इतिहास लिखा। इसके बाद शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा आदि इतिहासकारों ने भी अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। आधुनिक काल में कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तारित और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखा। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो पुस्तक है और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह बहुत ही उल्लेखनीय है। चलिए अब हम देख लेते हैं साहित्यकारों, साहित्य के इतिहासकारों और उनके प्रमुख ग्रंथों की सूची। तो गारसा द तासी पहला नाम है जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लित्योत्तर एंदुई। इस्तवार द ला लित्युर एंदुई। ठीक, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ है और इसका प्रकाशन 2 बार हुआ। पहला प्रकाशन 1839 में हुआ और दूसरा प्रकाशन 1847 में हुआ। इसके बाद शिव सी सेंगर का नाम आता है। शिव सी सेंगर द्वारा संपादित पुस्तक है शिव सिंह सरोज। इन्होंने 1878 को इसको प्रकाशित किया। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। फिर मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रथम भाग 1913 ईस्वी को संपादित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन सन 1929 को हुआ और दूसरा प्रकाशन 1940 को किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो साहित्य कृति है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 1940 और 53 के मध्य इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य ऐतिहासिक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन किया गया 1957 से 1984 के दौरान और आचार्य बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया। सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो यह जो सूची है वो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को समझने में मदद करती है और प्रमुख साहित्यकारों और उनके ग्रंथों का सार प्रस्तुत करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार। तो किस आधार को मानकर हिंदी के साहित्य को सहेजा गया है, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के आधार विस्तृत रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है साहित्य की विकासशील परंपरा। साहित्य का इतिहास में साहित्य की विकासशील प्रकृति को समझना आधार होता है। इसका अर्थ है कि साहित्य का इतिहास केवल कृतियों के संकलन या विवरण मात्र नहीं है, बल्कि उनके उद्भव, विकास और युगीन प्रभावों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। हिंदी साहित्य इतिहास में यह देखा जाता है कि किस प्रकार साहित्य प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक युग तक परिवर्तित हुआ है। जनता की चित्तवृत्ति जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, इसी के साथ साहित्य भी बदलता रहता है।
इसलिए साहित्य का इतिहास जनता की संस्कृति और मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो साहित्य के अध्ययन में समाज, संस्कृति, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवर्तनों का बहुत महत्व होता है। साहित्य सामाजिक निर्माण है जो उस युग की मानसिकता को, संघर्ष को और अनुभव को दर्शाता है। इसलिए इतिहासकार को समाज शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य की व्याख्या करनी होती है, जिसमें साहित्य में अंतर्निहित लोक तत्व, सामाजिक चेतना और विचारों का उद्घाटन महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तीसरा आधार है भाषा एवं भाषाई परिप्रेक्ष्य। हिंदी साहित्य इतिहास का आधार भाषा की विविधता और उसके विकास की समझ भी है। इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली आदि के योगदान को समझना आवश्यक होता है। साहित्य के इतिहास में भाषा समूह की भूमिका, भाषाई विकास और भाषाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण भी किया जाता है कि दो भाषाओं में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों को। फिर चौथा आधार है इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध। तो दोस्तों, साहित्य इतिहास की घटना मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास का निर्माण भी करता है। किसी भी कृति या लेखक को उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में देखना जरूरी होता है। साहित्य का इतिहास सामाजिक यथार्थ का दर्पण है जो कालक्रम के साथ बदलता रहता है। पांचवा आधार है आलोचनात्मक एवं दार्शनिक तत्व। साहित्य के इतिहास में केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं होती, बल्कि विश्लेषण और आलोचना का भी स्थान होता है। इसके तहत साहित्य की विशिष्टताओं, उसके दार्शनिक, नैतिक और सृजनात्मक पक्षों पर विचार किया जाता है। यह साहित्य की गहन समझ विकसित करता है। फिर छठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें तथ्य संकलन, विश्लेषण, व्याख्या तार्किक एवं अनुशासित ढंग से हो। यह दृष्टिकोण साहित्य के प्रति निरपेक्षता और तटस्थता को बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस सारणी के आधार पर आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्या क्या आधार हैं जिनको दिमाग में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन करना रहता है, इसको हम देखते हैं। पहला आधार साहित्य की विकासशील परंपरा। इसमें साहित्य के कालक्रम में विकास, जनता की चित्तवृत्ति के अनुसार उसका जो परिवर्तन होता है उसको बताया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म के प्रभावों से साहित्य की व्याख्या की जाती है। भाषा एवं भाषाई परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदी की विभिन्न बोलियों और भाषाओं की भूमिका व विकास का समावेश है। इतिहास और साहित्य का अंतः संबंध में अगर हम देखें तो साहित्य इतिहास का दर्पण और इतिहास निर्माण में साहित्य की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। आलोचनात्मक एवं दार्शनिक तत्व में देखें तो साहित्य की विशेषताओं, दार्शनिक पक्षों और आलोचनात्मक विश्लेषण का समावेश पाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक, तार्किक, अनुशासित और तटस्थ इतिहास लेखन बहुत आवश्यक है। इन सभी आधारों को लेकर हम एक अच्छे साहित्य इतिहास की रचना कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। तो हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है और उन कालों को क्या क्या नाम रखा गया है, इसको हम देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन
साहित्य के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य विभाजन आचार्य शुक्ल जी का है, जिसे कई विद्वानों ने अपनाया है। तो उन्हीं का विभाजन हम देखेंगे, काल विभाजन। पहला है आदिकाल, जिसको शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था। आदिकाल फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, तो वीर गाथा काल इन्होंने नाम दिया था और इसकी अवधि विक्रम संवत में इन्होंने रखी थी 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। इसके अंतर्गत इन्होंने प्रारंभिक हिंदी साहित्य, वीर गाथाएं और लोक भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ, ये सभी चीज इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद भक्ति काल का नाम दिया साहित्य के दूसरे काल को, अर्थात मध्यकाल को। इसका काल जो है वह 1375 से 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने बताया। इस दौरान भक्ति आंदोलन की कविताएं, संत साहित्य और अलंकार तथा भक्ति भावना की प्रधानता को बताया गया है। उसके बाद तीसरा काल है रीति काल। इसका अवधि है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक की अवधि और इसके अंतर्गत अलंकार, रीति प्रधान काव्य, श्रृंगार रस का उदय, मुगल कालीन दरबारी साहित्य को इसमें रखा गया है। फिर आते हैं गद्य काल। तो गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। गद्य काल शुक्ल जी ने रखा है और 1900 के बाद का जो युग है इसको आधुनिक काल कहा गया। 1900 विक्रम संवत की बात हो रही है। इसमें इसके अंतर्गत समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, नाटकीयता, आलोचना, उपन्यास, नई कविता इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों, आधुनिक काल को और कई उपकालों में बांटा गया है, जिसको आपको जान लेना जरूरी है। तो आधुनिक काल के उपकाल, पहला है भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। तीसरा है छायावादी काल। चौथा है प्रगतिवाद काल। पांचवा है प्रयोगवाद काल और छठा है नवलेखन, या जिसको नई कविता कहा गया, नवलेखन युग को। तो इस तरह से हमने देख लिया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। कुछ अन्य बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के अलावा प्रशासनिक कालक्रम के आधार पर विभाजन किया था, जैसे मुगल काल, ब्रिटिश काल, इसको भी ध्यान में रखा गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के विभाजन में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को 3 मुख्य कालों में बांटा है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर अपने संस्करण प्रस्तुत किए हैं। तो काल विभाजन का आधार क्या क्या है दोस्तों? काल विभाजन का आधार है पहले भाषा का विकास, अपभ्रंश से खड़ी बोली के विकास तक दिखाया गया है। साहित्यिक प्रवृत्ति में वीरता, भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार आदि बताया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को आधार बनाकर लिया गया है, जिसमें के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, मुगल शासन, अंग्रेजी शासन, स्वतंत्रता संग्राम शामिल है। और ऐतिहासिक कालक्रम में प्रशासनिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव को देखा गया है। तो यह काल विभाजन हिंदी साहित्य की प्रक्रिया, विविधता और विकास को समझने में मदद करता है। प्रत्येक युग के साहित्य की अपनी भाषा, शैली और विषय वस्तु होती है, जो उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप
होती है। अब हम आ जाते हैं हिंदी साहित्य में काल विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन कोई एक साहित्य इतिहासकार है, उन्होंने नाम दे दिया और उसको स्वीकार कर लिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ नामकरण में कई प्रकार की दृष्टिकोण को अपनाया गया है और कई असमर्थता दिखाई गई है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से नामकरण किया है। तो हिंदी साहित्य में काल नामकरण की समस्या एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अनेक विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। और इस समस्या का मूल कारण है दोस्तों, विभिन्न युगों का एक स्थायी और सर्वमान्य नामकरण एवं वर्गीकरण का होना असंभव है, क्योंकि यह नामकरण विभिन्न दृष्टिकोण, मानकों और संदर्भों पर आधारित होता है। इस विषय पर विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पहला है नामकरण की प्रकृति और आवश्यकताएं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा नामकरण में विभिन्न दृष्टिकोण। साहित्य के काल विभाजन इतिहास और साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। तो इतिहास और साहित्य की प्रवृत्ति, हर विद्वान अपने हिसाब से अपना मानदंड रखता है और अपने अनुसार काल का नामकरण करता है। सामान्यतः नामकरण के आधार, तो नामकरण के आधार में क्या क्या रखे गए हैं, किनको आधार मानकर नामकरण किया जाता है, जैसे शासक, राजनीति, साहित्यिक प्रवृत्ति, धार्मिक आंदोलन, भाषाई विकास, सामाजिक बदलाव या साहित्यिक शैलियों के आधार बनाकर काल का नामकरण किया जाता है। समस्याओं का उद्भव। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दे दिए, जिससे एक रूपता नहीं रह जाती और विवाद पैदा होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल आदि नाम प्रसिद्ध है। तो आदिकाल एक ही काल है, लेकिन वीरगाथा काल, चारण, भक्ति काल, रीति काल आदि इनका नाम कर दिया गया है। ठीक है। तो नामकरण में मतभेद और विवाद होना स्वाभाविक है। किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए, उसको हम देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जो वीरता और गाथा प्रधान साहित्य को दर्शाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीरगाथा काल आदिकाल को चारण काल का नाम दिया, जो चौहानों और चारण कवि पर आधारित है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा, जो धार्मिक विरासत और संप्रदाय पर आधारित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा। उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदि काल कहा, जो प्रारंभिक युग का व्यापक नाम है। इस कारण आदिकाल ज़्यादा फेमस हो गया और आदिकाल को व्यापक होने के कारण, आदिकाल का जो नाम है वह व्यापक होने के कारण इस नाम को अपना लिया गया। नामकरण की समस्या। तो नामकरण की समस्या एक प्रमुख कारण है विवादों का। इस समस्या का मूल है कि किस आधार पर नाम दिया जाए। तो मानक आधार क्या क्या चीज है, हम किस आधार पर नाम दे सकते हैं। राजनीतिक शासकों के प्रभाव को आधार मानकर, साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रभाव को आधार मानकर, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव को आधार मानकर और भाषाई विकास की शैलियों को आधार मानकर। तो इन आधारों से नामकरण का विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि हर आधार अपना अलग मत और विश्लेषण है। ठीक है। इस कारण नामकरण में विवाद होता है। अब नामकरण की जटिलताओं को भी समझ लेते हैं। सामान्यतः साहित्यिक काल का नामकरण तत्कालिक, ऐतिहासिक, भाषाई, सामाजिक या साहसिक
साहित्यिक धाराओं के आधार पर किया जाता है। विवाद तब होता है जब विभिन्न विद्वान एक ही काल के लिए अलग अलग नाम और सीमा निर्धारित कर देते हैं। उदाहरण के लिए आदिकाल नामकरण आचार्य नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आदिकाल को आदिकाल कहा। वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, तो इसमें जटिलताएं हैं। चौथा है नामकरण की समस्या का समाधान। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि कोई एक सर्वमान्य नामकरण असंभव है और यह आवश्यक भी नहीं है, अतः विभिन्न आधारों पर विभिन्न नाम दी जा सकती है, जिससे साहित्य का अध्ययन विविध दृष्टिकोण से किया जाता है। मुख्य बात यह है कि नामकरण का आधार स्पष्ट और संगत होना चाहिए, जैसे शासक रचनाओं का प्रभाव या सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में काल नामकरण की समस्या का मुख्य कारण यह है कि हर नामकरण अपने विशेष दृष्टिकोण और मापदंड पर आधारित है और कुल मिलाकर कोई भी नाम समान रूप से सर्वमान्य नहीं है। इस समस्या का समाधान यह है कि साहित्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनेक नाम और वर्गीकरण स्वीकार किए जाएं, जिससे साहित्य का वृहद अध्ययन संभव हो सके। यह अवश्य है कि यह अभ्यास बहुत बहुलता और विविधता का प्रतीक है, जिससे हिंदी साहित्य का समग्र स्वरूप समझना आसान होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आदिकाल के विविध नामों के तर्कों की तुलना। तो आदिकाल का जो नामकरण किया गया, इसके पीछे क्या तर्क दिए गए इसको देखेंगे और साथ ही इसकी सीमाएं क्या हैं, ये उपयुक्त है कि नहीं है इसको देखेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने अपना तर्क दिया है। तो आदिकाल का नामकरण के संबंध में पहला नाम आता है आदिकाल और इसके प्रस्तावक विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और कई विद्वानों ने इनका समर्थन किया। तर्क या आधार यह है कि यह नाम इस काल अर्थात आदिकाल की व्यापकता और समग्रता को दर्शाता है। इसमें हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप और भाव शैली के आधारभूत बीज शामिल हैं और यह नाम काल की बहुमुखी साहित्यिक प्रवृत्तियों या आध्यात्मिक श्रृंगार वीरता इन सभी को समेटता है। तो यह इसकी खासियत है। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया। आलोचना या सीमाएं। तो दोस्तों, आदिकाल नामकरण को सबसे व्यापक और उपयुक्त माना गया, इसलिए सर्वमान्य नाम के रूप में आदिकाल को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस काल की साहित्यिक प्रमुखता वीर रस प्रधान थी या वीर गाथाओं जैसे पृथ्वीराज रासों में है, जो राजाओं के पराक्रम की कहानी कहती है। इस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अगर हम देखें इसे तो बाद में पाया गया कि पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं शायद बाद के काल की है, अतः नाम सीमित और एकांगी है, यह हम मानकर चल सकते हैं। उसके बाद चारण काल कहने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काव्य प्रवृत्ति चारण कवियों की रचनाएं हैं, इसलिए इसका नामकरण उन्होंने चारण काल कर दिया, यह तर्क उन्होंने दिया। लेकिन दोस्तों, इस काल की चारण रचनाओं का प्रमाण कमजोर है और यह नाम अन्य अधिकांश विद्वानों के समर्थन में नहीं है, इस कारण इस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद सिद्ध सामंत युग के रूप में आदिकाल का नाम आता है। तो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया।
इस नाम में उनके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इस नाम में उस काल के धार्मिक, सिद्ध साहित्य और सामंती सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख है। सिद्ध और सामंत दोनों का साहित्य प्रमुख है। इस आधार पर उन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा। अब इसके आधार को हम देखें तो यह नाम सभी प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को समाहित नहीं कर रहा है दोस्तों, केवल सिद्ध और सामंत की रचनाओं को समाहित कर रहा है, इसलिए यह नाम भी सीमित हो गया। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम रखा प्रारंभिक काल। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम चरण और आरंभिक संयम काल के लिए सामान्य नाम, आरंभिक समय काल के लिए सामान्य नाम। आरंभिक काल है, इस कारण इसको प्रारंभिक काल बोल दिया, तो यह विविधता को दर्शाने के बजाय एक सामान्य नाम ही दिखाई देता है। इस कारण यह जो नाम है वह सामान्य और कम विशिष्ट लगता है तथा साहित्यिक विशिष्टताओं को कम दर्शाता है, इस कारण इस नाम को नहीं लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो यह काल हिंदी साहित्य के विकास के बीज बोने वाला युग है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक तत्वों की शुरुआत होती है। इस कारण इसके पीछे यह तर्क दिया गया और यह नाम बीज वपन काल नाम रख दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो नाम है वह साहित्य की विविधता को अभिव्यक्त करता है, पर व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं है, इस कारण इस नाम को भी नहीं लिया गया। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कहा वीर काल, और इसके पीछे तर्क यह दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का सरल रूपांतरण है, जिसमें वीरता प्रधान और जो काव्य है उसकी प्रधानता पर अधिक ध्यान दिया गया। तो ये जो वीर काल है दोस्तों, इस नाम में नवीनता कम है और कुछ विद्वान इसे पर्याप्त ठोस नाम नहीं मानते, इस कारण इस नाम को नहीं लिया गया। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो अधिकांश विद्वान आदिकाल को सर्वाधिक व्यापक, वैज्ञानिक और उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वह हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग की बहुआयामी साहित्यिक प्रवृत्तियों और भाषा के विकास को सम्मिलित करता है। वीर गाथा काल नाम एक केवल विशेष प्रवृत्ति वीर रस पर आधारित है, जो काल की संपूर्णता को नहीं दर्शाता। उसी प्रकार चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल आदि नाम विशिष्ट पक्षों को उजागर करते हैं, पर व्यापकता में सीमित हैं। इस प्रकार आदिकाल नाम सर्वाधिक स्वीकार्य और साहित्यिक विविधता को समाहित करने वाला माना जाता है, जबकि अन्य नामों के तर्क सीमित विशेषताओं पर आधारित हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उनका नामकरण तथा उनके नामकरण पर होने वाले विवादों को देखा। इसमें आदिकाल के नाम पर होने वाले विवाद और किस तरह से आदिकाल को नाम को रखा गया, माना गया, इसके पीछे तर्कों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के कालों पर विचार करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए यह बहुत ही गहन नोट्स लेकर आया हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अभी हम इसी का सीरीज़ निकालेंगे, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।